आईआरजीसी ने ईरान के अंदर मोसाद के खिलाफ ऑपरेशन चलाया। तकरीबन 6 प्रांत में 35 मोसाद के एजेंट पकड़े गए। इनमें से कुछ ऐसे लोग भी थे जो हथियारों की तस्करी करके ईरान के अंदर लाते थे और उन हथियारों का इस्तेमाल मोसाद के एजेंट कहीं ना कहीं ईरान के खिलाफ करते थे। 35 मोसाद के एजेंट गिरफ्तार किए गए हैं। आपको याद दिला दूं, परसों ईरान के अंदर धमाका भी हुआ था। 2 कार ब्लास्ट हुई थी। तेहरान में जो इमाम खुमैनी स्ट्रीट है वहां पर 2 कार में ब्लास्ट हुआ था। इसका शक भी मोसाद के ऊपर आया था। फिलहाल 35 एजेंट्स को एक ऑपरेशन चलाकर गिरफ्तार किया गया है। परसों ही मोसाद के जो प्रमुख हैं उनकी तरफ से कहा गया था कि इस जंग के दौरान हमारे जो एजेंट्स हैं वो एक्टिव रहे तेहरान के अंदर और उन्होंने बहुत अच्छा ऑपरेशन चलाया। आगे भी मोसाद के लोग ईरान के अंदर अपना मिशन चलाते रहेंगे और हमारा मिशन तब तक पूरा नहीं होगा जब तक तेहरान के अंदर सत्ता परिवर्तन नहीं हो जाता। मोसाद ईरान के इस्लामिक शासन को उखाड़ फेंकने की पूरी कोशिश कर रहा है और अभी भी हमारे एजेंट लगातार तेहरान के अंदर अपने मिशन को अंजाम दे रहे हैं। इस तरह का बयान परसों आया था और शायद ईरान की तरफ से मोसाद के प्रमुख के इस बयान को सीरियस लिया गया और उसके बाद बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चलाया गया। 6 प्रांत में तकरीबन 35 लोग गिरफ्तार किए गए। ईरान ने पिछले कुछ दिनों से ही मोसाद के खिलाफ ऑपरेशन चलाया है और सैकड़ों मोसाद के एजेंट ईरान के अंदर पकड़े जा चुके हैं। अब ये जो एजेंट होते हैं ये ऐसा नहीं है कि ईरान से या अमेरिका से आकर यहाँ पर बसे हुए हैं। ये सारे के सारे लोग वो होते हैं जो होते ईरान के ही हैं, लेकिन इजराइल और अमेरिका के लोग इनको पैसे का लालच देकर अपना एजेंट बना लेते हैं और किसी भी एरिया की किसी भी शख्स की फिर रेकी करवाते हैं। तो यही एजेंट हो जाते हैं मोसाद के। फिलहाल 35 गिरफ्तार हुए हैं। दोस्तों, मैं लगातार इस बात की चर्चा कर ही रहा हूं अपनी वीडियो में कि जो अमेरिका ने समुद्र के अंदर नाकेबंदी की है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को आगे पीछे से बंद किया है, इसके खिलाफ आखिर ईरान एक्शन क्यों नहीं ले रहा है। अब इसको लेकर ईरानी मीडिया ने सेना के सूत्र के हवाले से खबर चलाई है कि ईरान सीज फायर का इंतजार कर रहा है कि जब तक सीज फायर लागू है तब तक ईरान अमेरिका की नाकेबंदी के खिलाफ ऑपरेशन नहीं चलाएगा। जैसे ही सीज फायर खत्म होगा, जो 21-22 अप्रैल को खत्म हो रहा है, सीज फायर के खत्म होते ही ईरान की तरफ से नाकेबंदी खुलवाने के लिए एक्शन शुरू कर दिया जाएगा। ईरानी मीडिया की तरफ से कहा गया है कि सीज फायर खत्म होने के बाद ईरान अमेरिका की नाकेबंदी को बहुत ज्यादा दर्दनाक बना देगा। फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी, यहां तक कि लाल सागर, तमाम एरिया को ईरान की तरफ से फिर निशाना बनाया जाएगा। सब कुछ यहां पर बंद हो जाएगा। अमेरिका की नाकेबंदी के लिए बहुत ज्यादा दर्दनाक होगा। बस ईरान सीज फायर तक का इंतजार कर रहा है। अब देखते हैं कि भाई क्या होता है। वैसे कोशिश पूरी की जा रही है अमेरिका ईरान के बीच समझौता कराने की। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मिडिल ईस्ट के दौरे पर आ चुके हैं। सऊदी अरब पहुंचे, वहां पर स्वागत किया गया। अचानक से आसिम मुनीर, जो पाकिस्तानी सेना का प्रमुख है, वो भी मीडिया को बिना बताए ईरान पहुंच जाता है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के दौरे की बात तो पहले आ चुकी थी कि 15 से 18 अप्रैल तक वो दौरा करेंगे, लेकिन आसिम मुनीर अचानक से ईरान पहुंचा और उसके स्वागत के लिए खुद अब्बास अरागची उसको एयरपोर्ट पर लेने भी आए। पाकिस्तानी सेना का प्रमुख आसिम मुनीर जब ईरान के अंदर पहुंचने वाला था तो उसकी सुरक्षा के लिए ईरान ने अपने F-4 फैंटम और MiG-29 लड़ाकू विमानों को आसमान में उड़ाया और आसिम मुनीर के विमान को ईरान के लड़ाकू विमानों ने सुरक्षा दी। ईरान के लड़ाकू विमानों ने सुरक्षा दी, ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि लगातार डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि हमने ईरान की वायुसेना की ताकत को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। उनके पास एक भी लड़ाकू विमान नहीं बचा है। लेकिन कल ईरान की तरफ से अपने इन्हीं विमानों के जरिए आसिम मुनीर को सुरक्षा दी गई है। बाकायदा उड़ते हुए दिखे आसमान में। जिस तरह से पाकिस्तान ईरान के लोगों को लेकर गया था, इसी तरीके से ईरान के अंदर इलाके में आते ही ईरान के लड़ाकू विमानों ने आसिम मुनीर को सुरक्षा दी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान की सेना के प्रमुख का ये जो मिडिल ईस्ट का दौरा है, ये कहीं ना कहीं अमेरिका और ईरान के बीच समझौता कराने के लिए ही किया गया है। दरअसल खबरें ऐसी हैं कि आसिम मुनीर अमेरिका का मैसेज लेकर ईरान पहुंचे हैं। अमेरिका जो दूसरे दौर की बातचीत करने की पेशकश कर रहा है, उसमें अमेरिका की कौन कौन सी शर्तें हैं वो ईरान को बताई जाएंगी। अच्छा, एक तस्वीर आपको यहां पर और दिखा देता हूं। आसिम मुनीर ने जब ईरानी अधिकारियों से मुलाकात की, उस मीटिंग के दौरान आसिम मुनीर ने टाई नहीं पहनी थी। दरअसल ईरान के अंदर टाई नहीं पहनी जाती है। टाई पहनने को यूरोपीय कल्चर बताया जाता है और साथ ही साथ धोखेबाजी का प्रतीक माना जाता है। टाई पहनना धोखेबाजी का सिंबल है, ऐसा ईरान के अंदर माना जाता है। इसलिए आसिम मुनीर ने भी अब्बास अरागची से मुलाकात करते हुए टाई नहीं पहनी। अगर टाई पहन लेता आसिम मुनीर तो शायद ईरान वाले इसको भी धोखेबाज करार देते। फिलहाल 100 बात की एक बात यह है कि इस वक्त पूरी दुनिया में ईरान ही एक ऐसा मुस्लिम मुल्क नजर आ रहा है जो कहीं ना कहीं यूरोपीय कल्चर को और इन तमाम तानाशाहों को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। दोस्तों, इस जंग के दौरान पूरी दुनिया के मुसलमानों ने ईरान का सपोर्ट किया, चाहे वो शिया हो चाहे वो सुन्नी हो।
हर कोई इस वक्त ईरान का सपोर्ट कर रहा है। जुल्म के खिलाफ जो आवाज उठा रहा है उसका सपोर्ट किया जा रहा है। ना कि सिर्फ मुसलमान बल्कि नॉन मुस्लिम भी दुनिया भर के ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अब एक नया कैंपेन शुरू हुआ है सोशल मीडिया पर, और जो लोग ईरान को सपोर्ट कर रहे थे उन्हीं की तरफ से कुछ ऐसी बातें कही जा रही हैं कि देखिए, जब से ये सीज फायर हुआ है तब से ईरान लेबनान के अंदर सीज फायर को लेकर तो अड़ा हुआ है। लगातार डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर प्रेशर भी डाला जा रहा है कि आप सीज फायर कराएं लेबनान के अंदर, परमानेंट वाला, तब हम बातचीत करेंगे। लेकिन इस दौरान अभी तक ईरान के मुंह से गाजा का जिक्र क्यों नहीं किया गया है? आखिर ईरान गाजा में परमानेंट सीज फायर की जिद पर क्यों नहीं अड़ा है? ईरानी अधिकारियों की तरफ से आज भी यही बयान दिए जा रहे हैं कि परमानेंट वाला सीज फायर होगा लेबनान के अंदर, बातचीत तभी शुरू होगी। बाकी मुद्दे बाद में, पहले परमानेंट वाला सीज फायर, बाकी मुद्दों पर बातचीत तभी होगी जब परमानेंट वाला सीज फायर लेबनान के अंदर होगा। जबकि लेबनान का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति कह रहा है कि ईरान हमारे बीच में ना पड़े, लेकिन ईरान हिजबुल्लाह की खातिर परमानेंट वाला सीज फायर चाह रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर गाजा को लेकर ईरान की तरफ से कुछ क्यों नहीं कहा जा रहा है? यही चीज लोग सोशल मीडिया पर बोल भी रहे हैं, लिख भी रहे हैं। अब सोशल मीडिया का दौर है दोस्तों, यहां पर कुछ भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। ईरान जो कुछ कर रहा है वो भी सबको पता है, सामने वाला जो कुछ कर रहा है वो भी सबको पता है। गाजा के अंदर अभी भी इजराइल के हमले लगातार जारी हैं। जब चाहता है इजराइल हमले करके गाजा के लोगों को मार देता है, जहां चाहता है नाकेबंदी कर देता है। और ईरान को लेकर ये जो बातें चल रही हैं इसमें कहीं ना कहीं सच्चाई भी है। इस दौरान जब से ये सीजफायर की बातचीत शुरू हुई है, ईरान के तरफ से गाजा को लेकर कोई भी स्टेटमेंट अभी तक नहीं आया है। पूरी दुनिया का मुसलमान ईरान को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग अब ये आवाज उठा रहे हैं सोशल मीडिया पर कि ईरान को गाजा की बात भी करनी चाहिए। अगर परमानेंट वाला सीज फायर हो रहा है, अमेरिका और ईरान के बीच कोई समझौता हो रहा है, तो उस समझौते में गाजा को भी शामिल करना चाहिए। क्योंकि अगर ईरान के साथ समझौता हो जाता है, लेबनान के साथ सीज फायर हो जाता है, तो फिर इजराइल गाजा को टारगेट करेगा। क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू वो शख्स है जो खामोश बैठने वाला है ही नहीं। आने वाले 6 महीनों में इजराइल के अंदर चुनाव होना है, इसको जंग जारी रखनी ही रखनी है, चाहे वो ईरान के साथ रखे, चाहे लेबनान या फिर गाजा। अगर यहां समझौता हो जाता है तो फिर गाजा की शामत आ जाएगी। ऐसे में ईरान को गाजा को भी समझौते में शामिल करना चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है, आखिर ईरान गाजा का जिक्र क्यों नहीं कर रहा है? अपनी राय भी आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें, ताकि मुझे आप लोगों की सोच मुझे पता चल सके, ताकि मैं अपनी बातों को और ज्यादा साफ तरीके से आपके सामने रख पाऊं। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्या ईरान को गाजा के बारे में आवाज उठानी चाहिए? क्या ये जो समझौता हो रहा है, इस समझौते में गाजा को भी परमानेंट तरीके से शामिल करना चाहिए? ईरान गाजा के सपोर्ट में पहले बोलता रहा है, लेकिन अब किसी भी ईरानी अधिकारी की तरफ से गाजा का नाम नहीं लिया जा रहा है। फिलहाल लेबनान को लेकर ईरान की तरफ से जो कोशिशें की जा रही हैं, उसको लेकर आज हो सकता है कि इजरायली अधिकारी लेबनान के अधिकारियों से बातचीत कर लें। डोनाल्ड ट्रंप ने भी पोस्ट करके कहा है कि लेबनान के अधिकारियों से आज इजराइल का डेलीगेशन बात कर सकता है। सीज फायर हो सकता है, वहां पर परमानेंट वाला होगा। अगर हुआ तो परमानेंट वाला होगा, क्योंकि ट्रंप के ऊपर ईरान का बहुत बड़ा दबाव है लेबनान को लेकर। तो जब ईरान लेबनान को लेकर दबाव डाल सकता है ट्रंप के ऊपर, तो गाजा को लेकर भी डाल सकता है। ईरान इस वक्त वो ताकत बनकर उभरा है कि चाहे तो कोई भी शर्त किसी से मनवा सकता है। तो फिलिस्तीन और गाजा का जिक्र भी ईरान को इस दौरान करना जरूर चाहिए। फिलहाल पाकिस्तानी नेताओं की, पाकिस्तानी आर्मी चीफ की कोशिशें लगातार जारी हैं और ईरान अमेरिका के बीच बिचौलिया बनकर पूरे एरिया में शांति करवाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन गाजा का नाम पाकिस्तान की तरफ से भी नहीं लिया जा रहा है। देखते हैं भाई क्या होता है। गाजा की जिंदगी अभी भी आसान नहीं है दोस्तों। जैसा हाल पहले था गाजा का, वही हाल आज भी है। पानी के लिए वहां पर आज भी मारामारी हो रही है। अगर कोई टैंकर आ जाता है तो मुश्किल से एक कैन पानी मिल पा रहा है लोगों को। हालात आज भी गाजा के अच्छे नहीं, और आने वाले 10-20 साल में भी हालात सुधर नहीं पाएंगे। ईरान लेबनान से ज्यादा अगर गाजा का मुद्दा उठाए तो ज्यादा बेहतर होगा। ये जो स्पीकर हैं पार्लियामेंट के ईरान के, इन्होंने कहा कि देखिए, हिजबुल्लाह और ईरान एक ही है। तो ये जो सीजफायर की बातें चल रही है ना लेबनान को लेकर, ये ज्यादातर हिजबुल्लाह को लेकर है। लेबनान के आम लोगों की बात अलग है, लेकिन मेन चीज जो है वो हिजबुल्लाह है, क्योंकि हिजबुल्लाह लेबनान के अंदर मौजूद है। देखते हैं भाई क्या रहता है। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।